करते हैं। कौन है? प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके प्यार भरे YouTube चैनल ऐसी क्लासेस पे। और मैं आपका चंदन सर। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 12th और बहुत सारे यूनिवर्सिटी कहिए, एकेडमिक्स में कहिए, तो ये पोइट्री पढ़नी पड़ती है आप सभी को। हालांकि ये पोएम जो है बहुत ही सुंदर एक रिलीजियस पोएम है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब वीडियो को हम शुरू करेंगे और आपसे एक छोटा सा हमारा रिक्वेस्ट है, वीडियो बेहतर लगे ना तो शेयर, लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ना लगे तो छोड़ देना भैया, ठीक है। तो पोइट्री को शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में आप जान लो। इस पोएम का नाम है फायर हिम, और इस हिम शब्द का मतलब होता है स्तुति। स्तुति को दूसरे शब्दों में आप प्रार्थना भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अग्नि के ऊपर स्तुति लिखी गई है, अग्नि के ऊपर प्रार्थना किया गया है। और प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं एक तरफ ये आग इधर इधर अपनी ज्वाला से तबाही मचाए हुए है, और उसी बीच में एक और आग है सर, जो अभी ज्वाला मचाने के लिए, तबाही मचाने के लिए तैयार है। लेकिन ये तभी तबाही मचा पाएगा ये अग्नि जब आप अपना प्यार बरसाएंगे। तो उम्मीद करते हैं इस पूरे से पूरे जो यहाँ पे एक एक पिक्चर मैंने डाला है, कंप्लीट पोएम को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए पोइट्री को शुरू करते हैं और फिर हम लोग इस पे आएंगे। तो डियर बच्चों, आइए शुरू करते हैं पोएम को। और हम लोग की जिम्मेवारी होती है कि जब भी हम पोएम को शुरू करते हैं, सबसे पहले हम लोग पोएट के बारे में जानते हैं। तो अपने पोएट है बेटा KKN दारूवाला। और याद रखना, ये एक एंग्लो इंडियन पोएट है, एंग्लो इंडियन है, इस बात को मत भूलना, कई बार पूछता है। अब एंग्लो इंडियन क्या होता है, इस पे हम लोग आगे कभी चर्चा करेंगे। फायर हिम अपने आप में एक रिलीजियस पोएम है। कैसा पोएम है? रिलीजियस पोएम है। अब पोएट के बारे में थोड़ी सी विशेषता जानते हैं। कवि क्या है? कवि का जन्म हुआ था 1937 में। डेट आपके बुक में दिया नहीं है, नहीं देने के पीछे कारण है क्योंकि जब तक बुक ये बना था तब तक भैया ये जीवित थे। और इसमें ढेर सारी बातें हैं, लेकिन जहां मैं कहूंगा अंडरलाइन करना वहीं पढ़ना। ये रिसिपिटेंट है साहित्य अकादमी अवार्ड के, जो 1984 में मिला था, और कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड भी इनको दिया गया था। बहुत वीवीआई है। ये एक लैंडस्केप पोएट है, जो कि बेहतरीन तरीके से इनको एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में भी जाना जाता है। अब ये लैंडस्केप का मतलब होता है, जो कहने का मतलब है ना, गांव से जुड़ा हुआ कवि होता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर में कविताएं लिखता है, उसी को लैंडस्केप पोएट के नाम से हम जानते हैं। दूसरी कहानी क्या है जो मैंने अंडरलाइन किया, इसमें ढेर सारी इनके बारे में बातें लिखी गई हैं, आप इसको रीड करके समझ सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट छैना। अब छैना तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है इंपॉर्टेंट इनके जो वॉल्यूम्स है, वर्क्स हैं, वो क्या क्या है। तो ये है इनका अंडर ओरियन 1970 में आया, फिर अप्रेसिस इन अप्रैल 1971 में आया, एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स जो कि 1976 में आया, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे लाइन आपको याद रहने चाहिए। तो प्यारे बच्चों देखो, एग्जाम में ना पोएट के बारे में डेथ, बर्थ ये जान लो, किस नेचर के कवि है, रिलीजियस है, पेट्रियोटिक है, रोमांटिक है, क्या है वो जान लो, उनके वर्क्स को जान लो, ठीक है। अगर उनकी विशेष कोई हॉबी दिया गया है तो वो जान लो, बाकी चीजें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। बात समझ में आ गया? अगर विद्वान बनना है तो सारा कुछ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बेटा हम लोग शुरू करते हैं पोइट्री को, और पोइट्री को इतना ढंग से आपको मैं बताने का कोशिश करूंगा कि आपको ये टफ पोइट्री आसान शब्दों में याद हो जाए। आइए सबसे पहले आपको मैं एक एक लाइन से समझाने का कोशिश करता हूं। देखना, कहानी कुछ यूं है बेटा कि ये मान के चलो कवि हैं और इनके ये बाबूजी हैं। ये कवि हैं, इनके ये बाबूजी हैं, और ये इनको कहां लेके जा रहे हैं? नदिया किनारे मोरा गांव रे। नदिया किनारे ले नहीं जा रहे, कहां लेके जा रहे हैं? एक घाट पे, जिसको हम कहते हैं शमशान घाट। तो ये कहां लेके जा रहे हैं? शमशान घाट पे अपने पुत्र को लेके जा रहे हैं। और वहां लेके जाएंगे तो वहां ये इनको समझाएंगे कि आखिर ये घाट पे, शमशान घाट पे जब चिता जलती है तो कैसा होता है, क्या क्या वहां का सीन होता है। तो इसी में कवि कहते हैं कि द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरसिन। बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरसिन। ये बर्निंग घाट मतलब शमशान घाट, इसको कहेंगे बर्निंग घाट। इरप्ट मतलब होता है निकलना, प्रकट होना। वहां से क्या निकलता है? फॉस्फोरसिन।
फॉस्फोरेसिन का मतलब होता है ज्वाला। फॉस्फोरस आप जानते होंगे, जैसे माचिस के तिल्ली पे रेड फॉस्फोरस लगाया जाता है, जैसे ही ऐसे घिसते हैं तो उसमें से आग आ जाती है। वैसे ही व्हाइट फॉस्फोरस को जैसे आप टेम्परेचर में लाएंगे, अग्नि उसमें क्या होगा, पकड़ लेगा बेटा। तो फॉस्फोरस से ही बना है फॉस्फोरेसिन। तो क्या होता है यहाँ पे कि अग्नि जो है वो प्रकट होता है, निकलता है, ज्वाला लपटे निकलती है बर्निंग घाट से। एंड वॉन्डरिंग घोस्ट, अरे मैया रे मैया, घोस्ट मतलब क्या होता है, भूत। वॉन्डरिंग घोस्ट मतलब भटकते हुए भूत, भटकती हुई आत्मा क्या करती है, लाइट्स प्रिटेंड पासर्स बाई। पासर बाई का मतलब होता है पास करे, यानी कि राहगीर। तो बेटा कभी आप शमशान घाट से ऐसे गुजरे हो रात में, और वहां पे शमशान घाट पे कोई चिता जल रहा हो, उसमें से आग निकल रहा हो, तो क्या लगता है जैसे परछाई में, हाय दादा रे दादा भूत आ गए, और अब तेजी में वहां से क्या करते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। तो वही होता है कि वहां पे जो वॉन्डरिंग घोस्ट, जो लाइट्स है वो प्रिटेंड करता है। प्रिटेंड मतलब होता है क्या करता है, वो डराता है। किनको डराता है, पासर्स बाई को। क्या होता है वहां, जैसे मून लाइट, क्या हुआ, मून लाइट, चांद का जो प्रकाश है वो स्कटल करता है। स्कटल, स्कटल मतलब होता है बिखेर जाना, छितरा जाना। कब, अमंग द बोन्स, जब हड्डियों पे पड़ता है तो चांद का प्रकाश ऐसे छितरता है, और उससे कुछ कुछ इमेज, कोई कोई शैडो बन जाते होंगे कोई, और उसको क्या लगता है, हम लोग गुजरते तो लगता है भूत आया, और हम लोग उससे डर जाते हैं। यानी कि ये सब क्या है, बर्निंग घाट का सीन है, जो वहां पे ऐसा दृश्य होता है। उसी दृश्य को दिखाया गया है इन 4-5 पंक्तियों में। आगे बढ़ते हैं। लिखता है कि वंस आई स्ट्रोलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट। अब कह रहे हैं क्या कि मैं एक बार मैं स्ट्रोल कर रहा था, चल रहा था। कहां चल रहा था, डाउन, नीचे उतरा। कहां उतरा, नीचे उतरा। कहां नीचे उतरा, इस घाट पे। पास्ट का मतलब होगा के समक्ष, तो इस बर्निंग घाट के समक्ष मैं उतरा। किसके साथ में, बाबूजी के साथ में। तो वी सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस। हमने वहां क्या देखा कि जो एम्बर्स हैं, जो अंगारे हैं, उस अंगारों में से क्या लूज कर रहा था, क्या निकल रहा था, इस अंगारों में से ये जो निकल रहा है, यही तो इसकी क्रूअलनेस है, क्रूरता है। समझे बात को। बर्निंग घाट पे गए, वहां देखा, जैसे हम लोग जाते हैं ना दाह संस्कार में, तो देखते हैं चिता की जो लपटें निकलती हैं, और जो वहां अंगारे होते हैं, वही अंगारों में से क्या जी, निकलती रहती है रेडनेस, क्रूवलनेस। अब अंगारों को समझना होगा, तो जल जला लोहार भाई लोग जहां भाती पीटता है, चलाता है, वहां जो कोयले के अंगारे दिखते हैं, वही अंगारे हैं। कहते हैं, अब देखो यहाँ पे वी है, वी मतलब 2 आदमी होगा, तो ये और इनके पिताजी। टू द ग्रे एस, एस मतलब होता है राख। अब ये रेडनेस क्या कर रहा था, सभी चीज को ग्रे एस में बदल रहा था। और ये ग्रे एस क्या कर रहे थे, सैलोज, सैलोज मतलब होता है निगल जाते थे हाफ कुक्ड लिम्स को। हाफ कुक माने अध पक्का, अध जला, और लिम्स मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के अंग। पूरा बड़े ध्यान से समझना। जब हम लोग किसी के दाह संस्कार पे जाते हैं, तो होता क्या है कि हम लोग जला उला करके चले आते हैं। फिर मॉर्निंग में जब जाते हैं, तो यहीं पे मैंने एक शुरू में आपको इमेज बनाया था कि जब हम मॉर्निंग में जाते हैं, तो मॉर्निंग में वहां ऐसा दृश्य देखने को मिलता है कि थोड़ा थोड़ा आग होता है, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, आग, और उसी में से ग्रे एस यानी कि भूरे भूरे उसमें से निकले रहते हैं। क्या हुआ, आस यानी कि कह सकते हैं राख, और वो क्या है, हड्डियों में लिपटे रहते हैं, जो भी शरीर का अंग होता है, और ऐसा मानो जैसे वो उनको निगल रहा हो। तो यही कभी यहां समझा रहे हैं कि मानो तो वो उसको क्या कर रहा हो, निगल रहा हो। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा, भली भांति समझ में आया होगा। तो यहाँ क्या बस इतना बताया गया कि कवि ने बर्निंग घाट का चर्चा किया, कैसे यहां से निकलते हैं, ठीक है, फॉस्फोरेसिन यहां से इरप्ट होता है, कैसे इसके अंगारे जो है ना क्रूएलनेस को शो करते हैं, कैसे एस जो होता है, जो राख है, वो हाफ कुक्ड लिम्स को निगलता है, यानी कि उसमें लपेट लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहानी में आनंद आ रहा होगा। अब जरा देखना, अब यहाँ पे है, देखो जरा, एक बच्चा है। ये बच्चा कौन बच्चा है, ये वो बच्चा है जो अपने बाबूजी के साथ गया है।
बाबूजी कहते हैं कि बोर विटनेस टू द फायर्स डिब्यूचरी। डिब्यूचरी वर्ड कई बार पूछा एग्जाम में। इस डिब्यूचरी का मतलब क्या होता है? इस डिब्यूचरी का मतलब होता है इमोरल बिहेवियर। इमोरल बिहेवियर जिसको कहते हैं अनैतिक व्यवहार। अनैतिक व्यवहार, समझ आया? तो यहां कभी कहते हैं कि बोर विटनेस, बियर का वर्ड टू होता है बोर, विटनेस यानी कि हम तो भैया जन्म से गवाह हैं। विटनेस है किस चीज के? फायर के डिब्यूचरी के, फायर के अनैतिक व्यवहार का। अब फायर का अनैतिक व्यवहार क्या है? तो अनैतिक व्यवहार क्या है कि फायर का ड्यूटी है कि कुछ भी डालो तो जला के भस्म कर देगा, लेकिन अगर वो अध जला छोड़ दिया यानी कि कहीं ना कहीं उसने अपना अनैतिक कार्य किया। अब कभी कहते हैं कि माय फादर सेड, मेरे पिता ने कहा। नाउ यहाँ पे क्लियर हो गया कि कभी अपने बाबूजी के साथ गए हैं। मेरे बाबूजी ने कहा कि बेटा यू सी दोज हाफ बर्न्ट फिंगर्स, यहाँ पे बर्न्ट फिंगर्स, बेटा देखा तुमने उन अध जले उंगलियों को, और तुमने क्या बोन स्टब्स को देखा है, अध जले हड्डियों को देखा। द फायर दैट टाइम्स फॉरगेट्स क्या इट्स डेड। ऐसा इसलिए हुआ कि उस अग्नि ने अपने डेड को यानी कि अपने मृतक को भूल गया। वो भूल गया कि उसे अच्छे से जलाना है, इसीलिए अधजला उंगली रह गया और अधजला हड्डियां रह गई। अब यहां पे कवि क्या समझाना चाहता है? मुझे जैसा लगता है प्यारे बच्चों कि इन दिस यूनिवर्स एवरीथिंग हैज इट्स ओन ड्यूटी एंड एवरीथिंग हैज टू परफॉर्म इट्स ओन ड्यूटी, लाइक लिविंग और नॉन लिविंग, सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज होती है। जैसे व्हाट इज माई ड्यूटी? माई ड्यूटी इज टू टीच माई स्टूडेंट्स प्रोपरली। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ दिस पेन? टू राइट विथ इट ऑन द बोर्ड। अब क्या ड्यूटी है एक पेड़ का? आपको छाया देना, ऑक्सीजन देना, वातावरण को मेंटेन करके रखना, फल आपको देने, यही सारी ड्यूटी है। तो चाहे एक लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, सबका कोई ना कोई ड्यूटी है और सबको अपनी ड्यूटी को बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करना चाहिए। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कवि के पिताजी इसलिए उनको बर्निंग घाट पे ले गए हैं और दिखा रहे हैं कि आग ने अपना ड्यूटी प्रॉपरली नहीं किया है। बात बुझाया? कविता का भाव समझिए प्यारे बच्चों। अब क्या है? बहुत भी आई है। कहते हैं कि और जोरोस्ट्रियन आई, बच्चा कहता है मैं क्या हूं? जोरोस्ट्रियन हूं। इसको साफ घोर के पी जाइयो। जोरोस्ट्रियन मतलब होता है पारसी कम्युनिटी है, पारसी कम्युनिटी है। जैसे आपने सुना होगा टाटा जो जमशेद जी थे वो खुद पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, है ना? इतने बड़े हस्ती का नाम मैंने लिया। माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंस्ड, मैंने क्या किया? अपने चाइल्ड फिंगर्स को क्लिंच किया, ऐसे मुट्ठी बांधी, या ऐसे भी आप समझ सकते हो, ऐसे मैंने किया, ऐसे क्या, यही है क्लिंच्ड करना। क्यों किया? मैंने क्लिंच किया इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन। अब मैंने ऐसे बांधा तो मुझे थोड़ा सा दर्द हुआ, इतना जोर से बांधे, और मैंने कसम खाया कि मैं आग को बचाऊंगा, सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। कभी को ऐसा लगता है कि मानो अग्नि को भूलने का पाप है, मतलब उसको भूलने का श्राप मिला हो, और कभी कसम खाते हैं कि मैं इस श्राप से मुक्त करूंगा, अग्नि को बचाऊंगा, कि इसके बाद इसमें कोई भी यदि डेड को डाला जाए तो अग्नि उसको अच्छे से क्या करे? जला दे। So this is the duty of fire, and which was not properly performed by the fire. Hence, the poet swore himself to save the fire from the scene of forgetfulness. So this is the basically theme of this poem, and overall story is this. यहां तक का dear students. Now, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कहानी यहां बढ़ती है। अब यहां देखो मैंने दो पिक्चर्स लगाए हैं। So this is very important picture, my dear student, and this is called the Tower of Silence. Tower of Silence means what? In Hindus, what we do after our death, क्या करते हैं? Go to the शमशान घाट, ठीक है, and burn the dead body. इन मुस्लिम हम क्या करते हैं कि डेड बॉडी को लेकर के जाते हैं कहाँ? कब्रिस्तान में, एंड देन वहां पे ले जाकर हम उसको बरी कर देते हैं। So in different religions, cremations, ठीक है, ओके, टू प्लेस इन डिफरेंट वे।
अलग अलग तरीके से क्रिमिनेशंस हुए और होते भी हैं। जैसे ये टावर ऑफ साइलेंस है, तो पारसी कम्युनिटी में, जोरोस्ट्रियन कम्युनिटी में ये ऐसा एक टावर ऑफ साइलेंस बनाया जाता है जहां डेथ बॉडी को ले जाकर के ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और चील कौवे इसको नोच करके खा जाते हैं। बिकॉज दे बिलीव कि जीते जी आप तो किसी के काम नहीं आए, मरने पर तो किसी के आप काम आ जाएगी। तो ये है पारसी कम्युनिटी का क्रिमिनेशन का, दाह संस्कार का प्रोसेस। तो नाउ समझते हैं इस चीज को। It never forget, and 20 years since, as I consigned my firstborn to the flames. ये कभी भूला नहीं जाता, ना इसे कभी भूल पाएंगे कि आज से 20 साल पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई पूछता है सवाल कि सिंस डैश, कितने साल पहले, 20 इयर्स पहले, आई कंसाइन मतलब ऑफर, अर्पण करना, समर्पित कर देना, दे देना। तो मैंने दे दिया था फर्स्ट बॉर्न को, अपने पहले बच्चे को। किसको? फ्लेम्स को, उस अग्नि के, उस ज्वाला को। यानी कि 20 साल पहले मैंने अपने पहले संतान को अग्नि की अग्नि में डाल दिया था, दाह संस्कार किया था। ऐसा मैंने क्यों किया था? बिकॉज द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल्स। क्योंकि जो सबसे नजदीक वाला टावर ऑफ साइलेंस था हजारों मील दूर था, और फर्स्ट बेबी को हाथ में लेके या कैसे भी लेके हजारों मील दूर जाना, मुझे लगता है कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होगा। तो दिस वाज द सिचुएशन ऑफ कंपल्सन। ये कंपल्सन का सिचुएशन है, मजबूरी का सिचुएशन है। तो उस मजबूरी के कारण पारसी कम्युनिटी का बंदा, जिसको टावर ऑफ साइलेंस बनाना चाहिए, वो कहां गया? बर्निंग घाट पे गया और अपने बच्चे को फ्लेम के हवाले कर दिया। अब जब ये फ्लेम के हवाले किया, तो यहां पे कभी बताते हैं क्या बताना चाहते हैं, सुनिएगा बड़े ध्यान से। यहां जो पोएट है वो अपने धर्म के खिलाफ गया। यस और नो? यस। कवि कहना चाहता है कि अंडर कंपल्सन, मजबूरी में, वी डू नॉट थिंक अबाउट अ रिलीजन। हम लोग अपने धर्म के बारे में ना सोचते हैं बाबू। काहे नहीं सोचते हैं? एग्जाम्पल, आप कभी पूछे हो सर आप किस रिलीजन से हैं? नहीं पूछे होंगे। होटल में बैठ के खाना खाते हैं तो पूछते हैं का होटल वाले से तो कौन रिलीजन का? नहीं पूछता है। ट्रेन में बैठता है तो बगल वाले से पूछता है का तू भैया कौन से रिलीजन का है? बस में बैठते तो पूछते हैं कौन से रिलीजन का है? क्लास में बैठते हो, एक दूसरे दोस्तों से मिलते तो पूछते हो कौन सा रिलीजन का है? भैया, अगर कोई माता मुस्लिम हो, उसके बच्चे का तबीयत खराब हो जाए और ये कोई कह दे कि आप एक काम करो, अपने बच्चे को बाबा धाम लेकर के जाओ, बाबा ठीक कर देंगे, वो माता धर्म को नहीं समझेगी, बच्चे को लेके बाबा धाम पहुंच जाएगी। इसी प्रकार से हर एक रिलीजन में ऐसा ही होता है, जो आप देखते हैं और हम भी देखते हैं। सो कवि ने भी मजबूरन क्या किया? टावर ऑफ साइलेंस में अपने बच्चे को ना ले जाकर के आग के हवाले किया। तो जब आग के हवाले किया तो यहाँ पे अग्नि प्रकट होता है, ये अग्निदेव प्रकट होते हैं ये। और ये अग्निदेव प्रकट होकर के क्या कहते हैं कि यू स्टैंड फॉरगिवन, जा, मैंने तुम्हें क्षमा किया क्योंकि तुम मजबूरी में था। ब्रोकन, टूटा हुआ, एक रिबेलियस, मैं अभी भी विद्रोही था। रेबल एक साउथ का फिल्म हुआ आया था ना, रेबल से बना है रिबेलियस। मैं विद्रोही था एंड आई स्वोर, मैंने फिर से कसम खाया कि टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिवनेस या फॉरगिविंग। मैंने फिर से कसम खाया कि अग्नि का ये जो सीन ऑफ फॉरगिविंग है, किसी को क्षमा करने का जो पाप है, इससे मैं बचाऊंगा। कि एक तो हम पाप भी किए और अग्नि जो है इस पाप को भी क्षमा कर देता है, तब मैं इससे बचाऊंगा। यानी कि इसके बाद मैं कभी बर्निंग घाट पे अपने बच्चे को या फिर कोई भी मेरी कम्युनिटी का हो, उसको फ्लेम के अंदर में नहीं डालूंगा। सो ये अपना पोएम था, कंप्लीट पोएम था प्यारे बच्चों। और उसको अगर हम शॉर्ट में आपको समझाने का कोशिश करें तो हम इस स्लाइड को आपको दिखाना चाहेंगे। So this single slide and these some pictures, okay, tell the theme of this poem Fire Hymn. So in first picture what we learn कि the poet, ठीक है, goes to a burning घाट with his father and they saw what? A burning घाट। समझ रहे हैं? उन्होंने इनको देखा, यहां पे उन्होंने सब सिचुएशंस को देखा कि कैसे यहां से इरप्ट हो रहा था फॉस्फोरेशन, कैसे यहां पे हो रहा था एम्बर्स, जो हाफ लिम्स को कैसे कुक नहीं कर पाया, कैसे एस जो है फिंगर्स को अच्छे से जला नहीं पाई। और वहां से फिर आता है टावर ऑफ साइलेंस। टावर ऑफ साइलेंस पे वो क्यों जाते हैं?
जो जोरोस्ट्रियन कम्युनिटी से कैसे रिलेट करता है। अंत में अग्नि प्रकट होकर के उसको क्या समझाते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कविता का पूरा थीम है कि कैसे व्यक्ति कंपल्सन के अंदर में अपने रिलीजन के खिलाफ भी जाता है और एक पिता जो है अपने पुत्र को दिखाने का कोशिश करता है कि देखो भैया बर्निंग घाट पे क्या क्या होता है। तो आई थिंक कि आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आया गया होगा। अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो इसके एमसीक्यू पे और क्वेश्चन आंसर पे चर्चा करेंगे। तब तक बने रहिए अपने प्यारे से चैनल और चंदन सर के साथ, और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करके बताएंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।